हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्ट। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम वजहाद है। मेरा नाम नदीम। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ पे वॉच करो। बहुत कमाल की रिएक्शन वीडियोस आ रही हैं। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है। इंडिया द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया वर्सेस चाइना। इसमें कोई शक नहीं, चाइना से कंपनी उठ के इंडिया आ रही है। लेकिन अब ये देखते हैं ये प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा और किस तरह से आगे ये चीज़ बढ़ी है। तो बिल्कुल ये तो इस वीडियो में देख के पता लगेगा और ये वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो कॉनन करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अक्सर उस पर खुरदुरे अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा होता है। बिल्कुल। हालांकि चीनी सामानों के बहिष्कार के चलते भारतीय मार्केट से अब चीन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। लेकिन पहले ऐसा इतना ज्यादा देखने को मिलता था कि कुछ सालों में तो मेड इन चाइना को लेकर मजाक भी बनने लगे थे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर चीज चीन में क्यों बनती है? सैकड़ों डॉलर्स का फायदा कमाने वाला चीन कुछ तो ऐसा कर रहा था जिससे उसके प्रोडक्ट का इंपोर्ट इतने सालों तक उसे मुनाफा देता है। सही बात। मेरा लगता है कि चीन की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को देखते हुए भारत भी मेड इन इंडिया के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत भी चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है? क्या हमारा इंडिया भी अब बन जाएगा अगला चीन? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सैकड़ों वर्षों तक भारत पृथ्वी पर सबसे अमीर देशों में एक सोने की चिड़िया कहा जाता था यार, और अभी भी है इंडिया। और फिर इंडिया में आए ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने भारत के रॉ मटेरियल्स को अपनी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेचना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो ऐसा करके अंग्रेजों ने आज के मायने में इंडिया से कुछ 45 ट्रिलियन डॉलर्स कमाए। अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया ने अपनी सरकार, इतने ज्यादा, चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। दोनों देश वेस्टर्न देशों के साथ व्यापार करने से खतरा रहे थे, तो दोनों ने खुद का उत्पादन बनाकर खुद ही के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। इंडिया और चाइना के लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी नहीं रही, पर ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे देशों की इकोनॉमी में सुधार आ गया, जिसके बाद से देश ईस्ट एशियन टाइगर्स के नाम से पहचाने जा रहे हैं। 60 के दशक के अंत में उनके पास सस्ते लेबर थे, औद्योगिक जानकारी थी और उन्होंने टेक्नोलॉजी को खुले हाथों से अपनाया। बाजार में बिकने वाले जितने भी खिलौने और कपड़े थे, इन सब का प्रोडक्शन एशियन टाइगर देशों में होने लगा। मार्केट में एशियन टाइगर का दबदबा देखकर चीन भी छोटे छोटे कदम बढ़ाकर सिंगापुर से उत्पाद की तकनीक सीखने लगा और वही तकनीक अपने देश की प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में अपनाने लगा। 1978 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता डेंग शियाओपिंग ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में स्थापित करने की अनुमति देते हुए ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। ओपन डोर पॉलिसी में चीन का सबसे बड़ा फायदा था कि उनके पास बहुत ही कम कुशल कार्यबल था, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को मजदूरों से भर सकता था। चीन के अंदर विदेशी पूंजी कमाने की भूख भी ज्यादा थी, तो विदेशी पूंजी, विदेशी ज्ञान और विदेशी निवेश में चीन की दिलचस्पी काफी बढ़ गई थी। और जब इन सब का सही दिशा में उपयोग किया गया तो दुनिया ने चीन में वैश्विक विनिर्माण में एक बड़ा बदलाव देखा। आसानी रखिए ना। सस्ते सामान, खिलौने, कपड़े आदि चीजों में चीन ने भी बाजारों में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया। और फिर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी के बाद से 80 और 90 के दशक में चीन ने हर साल लगभग 10% की वृद्धि की। 1991 में भारत ने भी खुद को स्थापित करने के लिए ग्लोबल कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। हालांकि आमतौर पर भारत एक इंपोर्ट देश के रूप में नहीं देखा जाता है, पर भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ चीन और वियतनाम के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अच्छी रही है। लेकिन ऐसा क्या है जो भारत वास्तव में बनाता है और एक्सपोर्ट करता है? चीन और अन्य ईस्ट एशियन टाइगर देशों द्वारा बनाए गए खिलौनों और वस्त्रों जैसे छोटे मोटे निर्माण के बजाय भारत ने स्पेसिफिक तौर पर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इंजीनियरिंग सामान पर ध्यान। बिल्कुल, इंडिया इसी पे ध्यान अभी भी दे रहा है। अंग्रेजी बोलने वाले सुशिक्षित अल्पसंख्यक के लिए नौकरियां और अवसर पैदा किए हैं। लेकिन जो पहले पीछे रह गए थे, उन्हें आज टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी स्थिति को सुधारने का एक और मौका मिला है, क्योंकि अब कई मोबाइल ऐप की मदद से भारतीय व्यापारी लाखों रिटेलर्स तक पहुंच पा रहे हैं, जो 1.3 बिलियन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन उत्पादों को बेचने वाले किराना स्टोर सब बेहतर खरीदारी तेजी से कर पा रहे हैं और बिना संघर्ष के क्रेडिट भी समय पर प्राप्त कर रहे हैं। एक और आर्थिक वृद्धि इलेक्ट्रिक कारों से लेकर टेक्सटाइल तक हर चीज को बनाने के लिए निर्माताओं को सरकारी सब्सिडी के रूप में आ रहा है। लेकिन इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को और बेहतर बना सकती है भारत की बढ़ती आबादी। ये तो मेन चीज है, चीन से भी अधिक हो जाएगी। अगर अब भारत अपने आर्थिक विकास की दिशा में सावधानी से काम करता है
तो अगले दशक में 500 मिलियन भारतीय मिडिल इनकम ग्रुप में प्रवेश कर लेंगे, अच्छा जो दुनिया में कहीं भी मध्यम वर्ग में सबसे बड़ी वृद्धि सही होगी। बात। जैसे जैसे जबरदस्त। भारत में मध्यम वर्ग बढ़ेगा वैसे वैसे कार्य शक्ति भी बढ़ेगी। तो भारत के पास निश्चित रूप से दुनिया को बताने के लिए एक कहानी है कि वो उस अंतर को भरने के लिए तैयार है जो चीन पीछे छोड़ता जा रहा है। भारत विदेशी निवेश के लिए लगभग खुला है, लेकिन वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले भारत को चुनने के अभी भी कई नुकसान थे, क्योंकि समस्या तब भारत के कर के स्तर पर थी जो विदेश से आने वाले सामान पर लगता है। दरअसल भारत सरकार अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ कई कर विवादों से गुजर रहा था। आयकर विवाद, आय शुल्क विवाद इनकम और टैक्स, जीएसटी विवाद, जीएसटी, जो भारत बिल्कुल, में निवेश बिल्कुल। करने के रास्ते में चुनौती बना हुआ था। वहीं दूसरी तरफ चीन से कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी निर्भरता घटाकर दूसरे देशों में विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे में भारत ने सुनहरे मौके का फायदा उठाकर उन सभी विवादों को खत्म कर दिया है जो टैक्स लगाने को लेकर चले आ रहे थे। सही बात। भारत को टैक्स का निवेश के लिए सिस्टम ही बेहतर खत्म। ठिकाना बनाने को आओ लेकर भाई, अब पहले खुला की है, इन्वेस्ट तुलना करो। में नियम कानून भी काफी आसान लोग बना आसानी दिए से हैं। आते हैं ना यहाँ। बिल्कुल, भारत के लिए बिल्कुल। बेहतर अवसर साबित पाबंदियां ना हुए। हो तो। भारत द्वारा एक और चूका अवसर इसकी बेरोजगार महिला आबादी है। भारत की महिलाओं की व्यापार में भागीदारी दुनिया में सबसे कम है। हालांकि भारत सरकार ने व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी ने कई स्टेट एंड फेडरल टैक्स को सिर्फ एक टैक्स में तब्दील कर दिया है। अब भारत सरकार ने रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन की अनुमति देना बंद कर दिया है। लेकिन भारत को और भी आगे जाना होगा अगर उसे अपने सबसे बड़े कंपेटिटर चीन को चुनौती देनी है। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक मोदी का मेक इन इंडिया अभियान कुछ ही राजनीतिक रूप से जुड़ी कंपनियों के एक चुनिंदा समूह को ही लाभ दे पा रहा था। ज्यादा टैरिफ और अन्य व्यापारिक बाधाएं मेक इन इंडिया को सिर्फ मेक फॉर इंडिया तक ही सीमित कर पाया, जबकि ये समय दुनिया के लिए चीजें बनाने का बहुत बड़ा अवसर है। बिल्कुल सही बात। उदाहरण के तौर पर भारत मानव बाल का बड़ा एक्सपोर्टर है। ओह। मंदिरों में बालों की बलि देने की भारत की परंपरा और अलग अलग घरों से बाल बचाने और इकट्ठा करने की प्रथा का मतलब है कि मानव अच्छा, बाल इंडिया का दुनिया का बाल सबसे बड़ा इंसानों के supplier बाल बन गया है। एक्सपोर्ट भी बहुत अधिकांश करता है। बाल अच्छा। विग, पुतलों और अन्य उत्पादों को दुनिया भर के जिससे विभिन्न wigs वगैरह बाजारों के बनती लिए हैं और उपयुक्त बकाया बनाने और के लिए चीजें बनती हैं। एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन बालों का निर्यात करने से पहले कंपनियों को मूल्य बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसमें इंपोर्टेड उत्पादों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जब कंपनियां और अच्छे बाल बनाना चाहती हैं तो उन्हें कैराटिन जेल जैसे उत्पादों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। एक तरह का प्रोटीन जेल जो इटली या चीन में बनाया अच्छा। जाता है, जिसे ग्राहक पसंद करते हैं। जब इस तरह के इंपोर्ट चलन में आते हैं तो छोटी फर्मों के विकास के लिए प्रक्रिया चैलेंजिंग हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि चीन या इटली से उत्पादों का इंपोर्ट करना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन अब तक इन इंपोर्ट चुनौतियों के अलावा इंपोर्ट टैक्सेस को आमतौर पर अधिक रखा जाता अच्छा। है। हालांकि पहले भारत की सरकार स्थानीय बिक्री बढ़ाना चाहती है, लेकिन भारत में बाल उद्योग अभी तक इतना विकसित नहीं है। इसलिए भारत की बाल बनाने वाली कंपनियों के लिए इंपोर्ट एक बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर उठाए गए बड़े कदम मेक इन इंडिया अभियान के बीच आने वाली रुकावटों को कम करेगी। अब तक भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसे हमेशा चीन के बगल में माना जाता है, लेकिन हर बार जब ये विषय आता है तो भारत तब भी अगला चीनी होता है। लेकिन जिस तरह से चीन सस्ते श्रम का फायदा उठाता आ रहा था, अब वो मौका भी उसके हाथ से निकलता और भारत के पास आता है। जा रहा है। भारत का अन्य देशों की कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलना लाभदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अब तक भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसे हमेशा चीन के बगल में माना जाता है, लेकिन क्या भारत के छोटे छोटे कदम देश को बड़ी कामयाबी बहुत ज्यादा यार, इधर हुई है वीडियो खत्म। बहुत बड़ी कामयाबी भाई। देखो ना इंडिया क्या क्या नहीं कर रहा है इन 3-4 सालों के अंदर। इंडिया ने क्या क्या नहीं किया। और मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूँ कि भाई मतलब कि आने वाले टाइम के अंदर आराम सुकून से इंडिया चाइना को काट देगा, क्योंकि चाइना से कंपनियां निकल के इंडिया आ रही हैं। वजह 5-6-7 साल लगेंगे। 2030 तक बहुत कवर हो जाएगा। मैं कहता हूँ इंडिया की तब तक स्पीड इतनी होगी कि चाइना ने कभी अपने ख्वाबों में भी सोचा नहीं होगा कि हम लोग इतनी अचीव करेंगे। बिल्कुल भाई, चाइना जो है ना, चाइना तरक्की कर चुका है। हाँ, अब वो इंडिया इसके करीब है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। बस 2-4-6 सालों में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, बस इतना फर्क रह गया है। इंडिया ने जो करना था वो, चाइना ने जो करना था वो कर। बिल्कुल। अब अमेरिका ने भी जो करना था वो कर गया। उनकी भी स्लो हो गई है, चाइना की भी स्लो हो गई है। और चाइना की और स्लो अब क्यों और हो रही है
क्योंकि इंडिया के अंदर इनका कारोबार हो रहा है ठप, बिल्कुल। एप्स बैन, बिल्कुल। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान, बिल्कुल। और जो चीजें आती जाती कंपनियां बड़ी बड़ी वो इंडिया जा रही हैं। हाँ, और जो दूसरे देशों की, चाइना में थी, चाइना से निकल कर जो चाइना की अपनी कंपनियां थी इंडिया के अंदर, वो भी काफी बैन हो रही है। बिल्कुल, वजह चाइना का बहुत माल इंडिया में आता था, बहुत बड़ी मार्केट थी ना, बिल्कुल भाई। उस पे काफी बैन लग चुके हैं और काफी मेड इन चाइना पे उन्होंने काटा मार दिया और इंडिया मेड पे इन चल रहा इंडिया है। शुरू और कर इससे दिया, अपने मुल्क की चीजें ले रहे हैं। बिल्कुल, और इससे इस चीज से इंडिया के अपने लोग इतने अब अमीर हो रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, जो जाहिर सी बात है कारोबार उस चीज का करते हैं, वो चीज आगे बाजार में प्रोवाइड करते हैं, लोग उनकी लेते हैं, तो भाई उनकी बिक्री बढ़ती है और भाई कारोबार बढ़ता जैसे है। इन्होंने अपनी अद्वियात पे या मेडिसिन पे तवज्जो दी, दुनिया में 70% एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। ऐसे ये अपनी और चीजें ऐसे ही अगर तवज्जो दी 5-6 सालों में तो इंडिया आगे। दुनिया में सबसे ज्यादा दूध भी एक्सपोर्ट यही करते हाँ, हैं, बाल भी इंसानी वो जो विदेशी के बनते हैं उनके लिए भी एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे आज ये बात सबसे पहली दफा पता लगी, पहले दूध वाली भी मुझे पहली अच्छा एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया में पहला देश इंडिया है। इंडिया है, बहुत जबरदस्त। और भी बहुत सारी चीजें जिनमें इंडिया एक्सपोर्ट टॉप पे है। मिसाल जाद मैंने तो सुना हुआ है, मिसालें हाँ, भी बहुत मिसालें भी और भी बहुत है, मैं नाम ले लेके तक दूं तो खत्म हो जाए, खत्म ही ना हो। तो यार आप लोग बताएं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या थॉट है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।